हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है डेवोल्यूशन के ऊपर। और इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ सक्सेशन एंड सर्वाइवरशिप। कौन कौन से सेक्शंस आएंगे इसके अंदर? तो सेक्शन 107 से लेकर 115 तक अंडर यूपी रेवेन्यू कोड 2006। तो आज का जो ये सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। पता है हमारा डेवोल्यूशन क्या है? तो डेवोल्यूशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो हमारी प्रॉपर्टी है, जो एक डिसीज्ड पर्सन की जो प्रॉपर्टी है, उसके जाने के बाद वो जो प्रॉपर्टी है ऑटोमेटिकली किसके पास चली जाती है? उसके लीगल एयर्स के पास। जो भी उसके बच्चे होंगे या जो भी उसके परिवार के मेंबर्स होंगे उनके पास वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। मान लो कि पर्सन ए है, इसकी डेथ के बाद इसकी प्रॉपर्टी जनरली जो भी उसके बच्चे होंगे उनके पास चली जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेवोल्यूशन। बेसिकली ये होता किस लिए है कि ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि प्रॉपर ट्रांसमिशन हो। मतलब जो भी एक चीज़ के ऊपर राइट थी, जो भी इंटरेस्ट थे, वो ट्रांसफ़र होके ए से बी के पास चले जाएं, जो भी उसके लीगल एयर्स होंगे उसकी डेथ के बाद। नेक्स्ट आ जाता है बीक्वेस्ट बाय भूमिधर अंडर सेक्शन 107। अब बीक्वेस्ट क्या होता है? अब अगर मान लो कि कोई भी जो पर्सन है, जो भूमिधार है, जो एक जमीन का ओनर है, जिसके पास ट्रांसफरेबल राइट है, तो वो अपना कोई विल बना लेता है कि वो अपनी कोई वसीयत बनाता है कि मेरे जाने के बाद जो प्रॉपर्टी है वो बी को मिलेगी या सी को मिलेगी या डी को मिलेगी, जिसको वो चाहे वो विल में उसका नाम लिख सकता है। विल जो होना चाहिए वो राइटिंग में होना चाहिए और वो भूमिधर का उसके ऊपर साइन होना चाहिए, प्लस दो विटनेसेस के भी उसके ऊपर सिग्नेचर होने जरूरी हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सेक्शन 108। अब ये बताता है कि भाई जनरल ऑर्डर ऑफ सक्सेशन क्या होगा। मतलब कि पहले प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी, अगर ये नहीं होगा तो उसके बाद किसके पास जाएगी, मतलब एक ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं पॉइंट नंबर 1 कि जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? डिसेंडेंट्स को। मतलब पर्सन अगर ए है तो प्रॉपर्टी सबसे पहले किसके पास जाएगी? जो भी उसके बच्चे होंगे या जो भी उसके ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे उसके पास जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अब अगर डिसेंडेंट्स नहीं है, मतलब किसी पर्सन ए के कोई बच्चे नहीं है, कोई ग्रैंड चिल्ड्रन नहीं है, तो प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? असेंडेंट के पास। असेंडेंट्स कौन हो गए? उस पर्सन के पेरेंट्स हो गए या ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। अब अगर ये दोनों ही नहीं है, ना तो डिसेंडेंट है ना तो असेंडेंट है, फिर क्या होगा? उसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो चली जाएगी कोलैटरल रिलेटिव्स के पास। मतलब जो भी उसके सिबलिंग्स होंगे, जो भी उसकी पर्सन ए के जो भी भाई बहन होंगे, अंकल आंटी होंगे, उनके पास चली जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है कि कोई अगर स्पेसिफिक पर्सनल लॉज हैं तो उसको भी इसमें फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सेक्शन 109 जो कि ये बताता है सक्सेशन टू फीमेल एयर्स। मतलब अब अगर कोई प्रॉपर्टी होल्डर ए था, कोई भूमिधर था या असामी था, जो अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दे देता है। अब अगर उसकी बेटी जो है शादी कर लेती है, या फिर अगर उसने ऑलरेडी शादी कर रखी थी तो दोबारा शादी कर लेती है, या फिर ड्यू टू एनी रीज़न उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर वो प्रॉपर्टी का क्या होगा? तो प्रॉपर्टी जो भी वो लैंड होल्डर था उसके जो भी नियरेस्ट मेल एयर्स होंगे उनके पास चली जाएगी। एग्जाम्पल से समझेंगे तो सही समझ में आएगा। मान लो कि जो राम है, कोई राम पर्सन है, अगर वो राम डाइज एंड लीव्स हिज लैंड टू हिज डॉटर सीता। अब इफ सीता लेटर डाइज और मैरिज और री मैरिज, तो जो जमीन है वो किसके पास चली जाएगी? जो भी राम के नियरेस्ट मेल एयर्स थे उनके पास चली जाएगी। मान लो कि राम का कोई बेटा था या राम का जो भी कोई भाई था तो उसके पास चली जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि कोई फीमेल भूमिधर थी, मतलब कोई जमीन की जो मालिक थी वो कोई फीमेल थी। अब अगर वो उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी है वो किसके पास चली जाएगी? तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी सबसे पहले उसके बच्चों के पास। अब अगर उसके बच्चे नहीं हैं तो उसके हस्बैंड के पास चली जाएगी। उसके बाद अगर उसका हस्बैंड भी नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न तो पेरेंट्स के पास चली जाएगी। एंड अगर वो भी नहीं है तो
सिबलिंग्स के पास चली जाएगी, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्वाइवरशिप अंडर सेक्शन 112। अब अगर मान लो व्हेन 2 और मोर पीपल जॉइंटली होल्ड द लैंड, अब अगर एक जो ज़मीन है, मान लो ये जो ज़मीन है इसके ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ओनरशिप का राइट है। एंड लाइक सेवरल विडोज, मान लो ये विडो ए है, विडो बी है, विडो सी है, ये तीनों का एक ज़मीन के ऊपर इक्वल अधिकार है या ये को शेयरर्स हैं। अब अगर इनमें से एक की ड्यू टू एनी रीज़न डेथ हो जाती है या ये विडो जो है ये दोबारा शादी कर लेती है, इसका हिस्सा इन दोनों में बराबर बट जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है अदर इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस, मतलब और भी कुछ इसमें सेक्शंस हैं, उसको भी एक बार देख लेते हैं। अब सेक्शन 113 कहता है सिटीजनशिप रिस्ट्रिक्शन, मतलब कि जो भी इंडियन सिटीजन होल्डर होगा या इंडियन ओरिजिन का जो भी पर्सन होगा, केवल वही प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। सेकेंड आ जाता है, दूसरा पॉइंट आ जाता है सेक्शन 114A, राइट ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अब अनबॉर्न चाइल्ड का भी उस जमीन के ऊपर, उस प्रॉपर्टी के ऊपर उतना ही अधिकार होगा जैसा कि एक बॉर्न चाइल्ड का होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एस्चीट। अब एस्चीट क्या होता है, तो एस्चीट मतलब जब एक पर्सन ए है और उसके कोई भी लीगल एयर्स नहीं है या उसके कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, तो उस केस में उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसका क्या होगा, वो प्रॉपर्टी जो है स्टेट के पास चली जाएगी, इस केस में मतलब ग्राम पंचायत के पास चली जाएगी। एक बार पॉइंट्स को देख लेते हैं। इफ लैंड होल्डर डाइज विदाउट एनी नोन एयर्स, अब उसके कोई भी नोन एयर्स हैं ही नहीं, तो प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास चली जाएगी, एसडीओ के पास। एसडीओ उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेगा और बाद में क्या करेगा, उसको एक टेम्परेरी बेस पे लीज पे दे देगा। और पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है कि ड्यू इंक्वायरी करेगा 3 साल तक, कम से कम 3 साल तक। अगर कोई किसी ने क्लेम नहीं किया उस प्रॉपर्टी पे या कोई भी जो क्लेम था वो फेल हो जाता है, तो जो लैंड है, जो ज़मीन है, जो भी प्रॉपर्टी है वो परमानेंटली किसके पास चली जाएगी, ग्राम पंचायत या जो भी लोकल अथॉरिटीज़ होंगी उनके पास चला जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ पॉइंट्स रिगार्डिंग डेवोल्यूशन और उसके कुछ जो भी रेलेवेंट सेक्शंस थे वो आज हमने इस क्लास में डिस्कस किए। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, दैट इज़ द लॉ कोड बाय सतीश पांडे। धन्यवाद।